नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक आज दोपहर हैदराबाद में शुरू होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्रियों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 33 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हैदराबाद में मीडिया संगठनों के मालिकों और मुख्य संपादकों के साथ बातचीत की। उन्हें मोदी सरकार के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी दी। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के राहुल नार्वेकर के सामने शिवसेना नेता राजन साल्वी को उम्मीदवार बनाया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बागी नेता एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकाला। सेना और नौसेना के लिए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत पहली पारी में 7 विकेट पर 338 रन से आगे खेलेगा। और विंबलडन टेनिस में राफेल नाडाल, स्टीफानोस सित्सिपास, सिमोना हालेप और कैटी बॉल्टर आज तीसरे दौर में खेलेंगे। दोपहर समाचार में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज तेलंगाना के हैदराबाद में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बैठक के सभी सत्रों में भाग लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में 18 वर्ष के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज शाम होगी। कार्यकारिणी की बैठक में 340 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना के 35,000 पोलिंग बूथों से जुड़े भाजपा कार्यकर्ता भी विजय संकल्प रैली में उपस्थित रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना के निर्माण में भाजपा के योगदान को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इस बीच भाजपा के शीर्ष नेताओं ने संपर्क अभियान के अंतर्गत 119 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। अहमदाबाद नगर निगम और रेलवे की इन परियोजनाओं पर 33 करोड़ रुपए की लागत आई है। श्री शाह ने चंद लोदिया खोडियार रेलवे अंडर ब्रिज का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में गुजरात में रेल सुविधाओं का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि आज का दिन गांधीनगर लोकसभा और साबरमती विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ा दिन है। श्री शाह ने कहा कि चंद लोदिया स्टेशन पर आधुनिक आरक्षण काउंटर, नया रेलवे प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षा कक्ष और अन्य सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। उन्होंने चंद लोदिया, आंबली और साबरमती रेलवे स्टेशनों पर आज से 10 और लंबी दूरी वाली रेलगाड़ियों के रुकने की घोषणा की। श्री शाह ने अहमदाबाद के हेबतपुर में 1 लाख पेड़ लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान का भी शुरुआत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है कि ऑक्सीजन हमारे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई नई पहल की गई हैं, लेकिन प्राकृतिक ऑक्सीजन प्राप्त करने का एकमात्र तरीका अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में गुजरात में 2 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हैदराबाद में मीडिया संगठनों के मालिकों और मुख्य संपादकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास है और इसी उद्देश्य को लेकर सभी कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश ने इतने व्यापक स्तर पर लोक कल्याण के लिए कदम नहीं उठाया है।
देश में 2014 से लेकर 2022 तक 8 वर्षों में एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सेवा भाव से काम किया, शासन के नए आयाम स्थापित किए और गरीबों के कल्याण में सबसे आगे रहे। देश भर के सभी राज्यों में कुल मिलाकर देखा जाए 3 करोड़ पक्के मकान गरीबों के बना कर दिए, 45 करोड़ बैंक खाते खोले हैं, हर घर को बिजली देने का काम किया है, मुफ्त में वैक्सीन 198 करोड़ लगाने का काम किया, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज 28 महीने देने का काम दुनिया में एक देश में भारत में मोदी सरकार ने किया है। यही नहीं, हर घर को नल से जल देने का काम भी हमने शुरू किया और 9 करोड़ लोगों को दिया। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के आज तेलंगाना के बेगमपेट हवाई अड्डा पहुंचने पर तेलंगाना राष्ट्र समिति, टीआरएस और कांग्रेस नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्य के कई मंत्रियों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने जल विहार तक लगभग 2 किलोमीटर की बाइक रैली निकाली। वहां उन्होंने टीआरएस के सांसदों और विधायकों से बातचीत की। कांग्रेस सांसदों और विधायकों ने भी उनका स्वागत किया। श्री सिन्हा आज शाम बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र कल से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कल चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर और महाविकास अघाड़ी के राजन साल्वी के बीच मुकाबला होगा। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने पत्रकारों को बताया कि उनके पास कुल 170 सदस्यों का समर्थन है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल होने वाला है। कांग्रेस नेता नाना पटोले के इस्तीफा के बाद पिछले साल फरवरी से यह पद खाली पड़ा है। पटोले अब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज कहा कि शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने वाले 50 विधायकों में से किसी को भी कोई स्वार्थ नहीं था। श्री शिंदे ने कहा कि विधायकों को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और यह उनके भीतर लंबे समय से उबल रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि बागी विधायकों ने कोई भी पद के लालच में बगावत नहीं की। शिंदे ने स्पष्ट किया कि उनके नेतृत्व वाली नई सरकार ने कोई भी बदले की भावना से मेट्रो कार शेड को कंजूर मार्ग से आर्य कॉलोनी में स्थानांतरित करने का निर्णय नहीं लिया है। शिंदे ने यह भी कहा कि वो अभी भी शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे का सम्मान करते हैं और ठाकरे के मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा देने पे वो खुश नहीं हुए। कुणाल शिंदे के साथ मैं देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ हो गया है। सत्र के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। राज्य के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी बजट सत्र के पहले दिन वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे। इस सत्र के दौरान 24 बैठक होंगी। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने बताया है कि इस सत्र में कुल 18 बैठक होंगी। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 6 अगस्त को कराया जाएगा। दोनों की मतगणना संसद भवन परिसर में की जाएगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को 25 जुलाई को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की घोषणा की है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की। श्री बादल ने कहा कि कुछ मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेदों के बावजूद उन्होंने श्रीमती मुर्मू को समर्थन देने का निर्णय लिया है। मतभेद ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣੀਏ,
ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ द्रौपदी मुर्मू जी ਨੂੰ सपोर्ट करांगे एज प्रेसिडेंट। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक आज दोपहर हैदराबाद में शुरू होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्रियों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 33 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हैदराबाद में मीडिया संगठनों के मालिकों और मुख्य संपादकों के साथ बातचीत की। उन्हें मोदी सरकार के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी दी। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के राहुल नार्वेकर के सामने शिवसेना नेता राजन साल्वी को उम्मीदवार बनाया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बागी नेता एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकाला। सेना और नौसेना के लिए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत पहली पारी में 7 विकेट पर 338 रन से आगे खेलेगा। और विंबलडन टेनिस में राफेल नडाल, स्टेफानोस सित्सिपास, सिमोना हालेप और केटी बोल्टर आज तीसरे दौर में खेलेंगे। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश की थल सेना और नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। योजना के अंतर्गत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती 4 वर्ष के लिए होगी। इनमें से 25% तक अग्निवीरों को उनकी योग्यता, इच्छा और फिटनेस के आधार पर नियमित किया जाएगा। शेष 75% अग्निवीर 11 से 12 लाख रुपए के सेवानिधि पैकेज के अधिकारी होंगे। दूसरा कामकाज शुरू करने के लिए उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र और बैंक ऋण भी दिए जाएंगे। अग्निवीर पुरस्कार, पदक और बीमा के भी हकदार होंगे। पहले 4 वर्ष में सैनिकों को 30 से 40 हजार रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष समारोह के अवसर पर भारतीय सेना और वायुसेना ने दिल्ली से द्रास तक आज से ऐतिहासिक साइकिलिंग अभियान शुरू किया है। इस टीम में 20 सैनिक और वायु सैनिक हैं, जिनका नेतृत्व सशस्त्र सैन्य बल और वायुसेना की 2 प्रतिभाशाली महिला अधिकारी कर रही हैं। अभियान को आज सुबह नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक से रवाना किया गया। ये दल साइकिल से 24 दिन में 1600 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आकाशवाणी श्रीनगर ने बालतल आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित विशेष प्रसारण शुरू किया है। आकाशवाणी ने बालतल में FM ट्रांसमिशन सुविधा और स्टूडियो बनाया है, जहां से यात्रियों के लिए प्रतिदिन सवेरे 7 बजे से रात 10 बजे तक विशेष प्रसारण किया जा रहा है। ये प्रसारण आकाशवाणी के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर दुनिया भर में सुना जा सकता है। ये FM 103.7 मेगाहर्ट्ज और DTH पर उपलब्ध है। ये प्रसारण रक्षाबंधन के पर्व तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंग्लैंड के साथ 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत 7 विकेट पर 338 रन से आगे खेलेगा। रविंद्र जडेजा 83 रन और मोहम्मद शमी बिना कोई रन बनाए क्रीज पर हैं। ऋषभ पंत ने कल 146 रन की शानदार पारी खेली। मेजबान भारत ने एक समय 5 विकेट 98 रन पर गंवा दिए थे।
पंत और जडेजा ने छठे विकेट के लिए 222 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर भारतीय उम्मीदों को बनाए रखा है। जेम्स एंडरसन ने अब तक 3 विकेट लिए हैं। भारत इस श्रृंखला में 2-1 से आगे है। यह टेस्ट मैच पिछले वर्ष कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल पल्लेकल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इस श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत को जीत के लिए 172 रन की जरूरत थी, जो उसने 38 ओवर में 6 विकेट खोकर 176 रन बनाया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 44 रन बनाए। दूसरा मैच 4 जुलाई को खेला जाएगा। विंबलडन टेनिस में राफेल नडाल, स्टेफानोस सित्सिपास, सिमोना हालेप और केटी बोल्टर आज तीसरे दौर में खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल का सामना लोरेंजो सोनोयो से होगा। निक किर्गियोस का मैच स्टेफानोस सित्सिपास से होगा। एक अन्य मैच में एडी मिनाउर का सामना एल ब्रोडी से होना है। महिला सिंगल्स में कोको गॉफ का सामना अनी सिमोवा से होगा। ईगा स्वीटेक का सामना एलिस कॉर्ने से होना है। केटी बोल्टर का मैच हार्मनी कैन से होगा। आज विश्व खेल पत्रकार दिवस है। इसे अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन दुनिया भर के सभी खेल पत्रकारों को सम्मानित करने और लोगों में खेल पत्रकारिता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। उत्तर पश्चिमी मानसून सामान्य समय से 6 दिन पहले ही राजस्थान के सभी हिस्सों में सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में आज कई स्थानों पर तेज बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, राजसमंद, जयपुर, नागौर, बाड़मेर व पाली जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश व 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश दर्ज हुई है। अजमेर में सबसे ज्यादा 134 मिलीमीटर वर्षा हुई है। आज भी अजमेर संभाग व आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है। राज्य के कई अन्य जिलों में भी आज अच्छी वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे तक राज्य के अधिकतर स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। नीति आयोग ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने और प्रबंधन के लिए आयुष आधारित विभिन्न पहलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए तरीकों के संग्रह का आज विमोचन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी यूसुफ मेहर अली को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 2 जुलाई 1950 को हुआ था। यूसुफ मेहर अली को साइमन वापस जाओ और भारत छोड़ो के नारे देने का श्रेय दिया जाता है। साइमन गो बैक! साइमन गो बैक! यूसुफ मेहर अली का जन्म 23 सितंबर 1903 को हुआ था। उन्होंने नेशनल मिलिशिया, बॉम्बे लीग और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। यूसुफ ने अनेक किसान और व्यापार संघों के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में भी भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन से भी वे जुड़े रहे और जेल गए। 1942 में वे बंबई के महापौर चुने गए। तब वे यरवड़ा केंद्रीय कारागार में थे। यूसुफ अली जाने माने लेखक भी थे। उन्होंने लीडर्स ऑफ इंडिया, द प्राइज ऑफ लिबर्टी और अंडरग्राउंड मूवमेंट पुस्तकें लिखी। राष्ट्रवादी नेता यूसुफ जीवन भर जनसेवा करते रहे। 1950 में उनका निधन हो गया। इस महान भारतीय यूसुफ अली को नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी बख्त खान का भी स्मरण कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर ने 2 जुलाई 1857 को उन्हें हिंदुस्तान आर्मी का जनरल नियुक्त किया था।
वे उत्तर प्रदेश के बरेली के निवासी थे। पहले वे ब्रिटिश भारतीय सेना की आर्टिलरी में सूबेदार रहे। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और बरेली में स्वाधीनता से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने लगे। बख्त खान बरेली में सैन्य गतिविधियों के लिए ब्रिगेडियर बना दिए गए। उन्होंने हथियारों और गोला बारूद की व्यवस्था की। बख्त खान ने जून 1857 में अपने साथियों, खजाने और हथियारों तथा गोला बारूद के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। बख्त खान 2 जुलाई 1857 को दिल्ली पहुंचे, जहां बहादुर शाह जफर ने उनका स्वागत किया। बहादुर शाह ने उन्हें फरजंद कहा और जनरल के खिताब के साथ कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। बख्त खान ने दिल्ली में सेना को पुनर्गठित किया और उन्हें कड़े अनुशासन में रहने का आदेश दिया। उन्होंने दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे जलसा-ए-फौजी कहते थे। हालांकि उन्होंने दिल्ली में अनेक ठिकानों से अंग्रेजों को उखाड़ने में सफलता पाई, लेकिन 25 अगस्त 1857 को नजफगढ़ में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। सितंबर 1857 में अंग्रेजों के कब्जे के बाद बख्त खान ने दिल्ली छोड़ दी, लेकिन लखनऊ और रोहिलखंड में अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दमन के उपरांत बख्त खान नेपाल चले गए और माना जाता है कि 1859 में लड़ाई के दौरान उनका निधन हो गया। इस महान स्वाधीनता सेनानी बख्त खान को हमारा शत-शत नमन। हम शहीद सावन को भी आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात से भाग लिया था। सावन ने अंग्रेजों की क्रूरता के विरोध में आवाज उठाई और अपने पड़ोसियों को हथियार उठाने और विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर राजद्रोह तथा कंपनी शासन से विद्रोह करने के आरोप लगाए। इसके लिए सावन को बेड़ियों में जकड़कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप समूह में 2 जुलाई 1859 को कैद में ही उनका निधन हो गया। भारत मां के इस महान सपूत शहीद सावन को हमारा शत-शत नमन। आज हम शहीद दोधई, भगवान और सहदेव का भी स्मरण कर रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी थे। इन वीरों को 2 जुलाई 1923 को फांसी दे दी गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा थाने की ब्रिटिश पुलिस ने क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। गोलीबारी में अनेक लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। जब पुलिस की गोली खत्म हो गई तो गोलीबारी से क्रोधित भीड़ को देखकर पुलिस पीछे हट गई और थाने में जाकर छुप गई। कुछ घायल सत्याग्रहियों ने थाने की इमारत पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। इसके कारण थाने के अंदर सभी 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। दोधई, भगवान और सहदेव आरोपियों में शामिल थे। उन्हें चौरी चौरा की घटना में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 2 जुलाई 1923 को फांसी दे दी गई। आकाशवाणी की ओर से भारत मां के इन महान सपूतों दोधई, भगवान और सहदेव को हमारा शत-शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है
अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब आइए सुनते हैं आज का संस्कृति संदेश। भारत के स्वाधीनता संघर्ष में 2 जुलाई का दिन बहुत महत्व रखता है। 1940 में आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है पराक्रमी सुभाष को। बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है आम की दुखों पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिनकी देशभक्ति और वीरता की कहानी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। आज भी हिंदुस्तान का छोटा सा भी बालक अगर ये कहा जाए कि चलो दिल्ली, इतना कहते ही उसके चेहरे पर सुभाष बाबू की याद आना बहुत स्वाभाविक होता है। अगर कोई कहे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो सुभाष बाबू की याद आती है। यानी जन जन के दिल में किस प्रकार की जगह बनाई होगी इसका हम अंदाज कर सकते हैं। लोगों में जोश भरने के लिए नेताजी ने कहा कि असंगठित और कमजोर रहना पाप है। इनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है और वो है गुलामी से आजादी। भारत आज चिरकालीन शोषण के कारण दरिद्रता की चक्की में पीस रहा है। महामारी आदि बीमारियों का भारत घर हो रहा है। निरक्षरता अभी फैली हुई है। वैज्ञानिक साधन हमें मुयस्सर नहीं जिससे खेती की उन्नति कर सके। 2 शाम रोटी मुहाल है। इन सब कुरोगों की एकमात्र रामबाण औषधि आजादी है। वो राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। नेताजी के लिए हमारी तरफ से यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इन महानगरों में तापमान 26 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और शाम या रात को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, गंगटोक, कोहिमा, शिलंग, ईटानगर और आइजॉल में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। इन शहरों में 1 या 2 बार वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक आज दोपहर हैदराबाद में शुरू होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्रियों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 33 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हैदराबाद में मीडिया संगठनों के मालिकों
और मुख्य संपादकों के साथ बातचीत की, उन्हें मोदी सरकार के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी दी। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के राहुल नार्वेकर के सामने शिवसेना नेता राजन साल्वे को उम्मीदवार बनाया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बागी नेता एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकाला। सेना और नौसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत पहली पारी में 7 विकेट पर 338 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।